इनकम फ्रॉम सैलरी जो चैप्टर अपना चल रहा है, आज अपन एक बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जो इनकम टैक्स के प्रावधान हैं उनको देखेंगे। वो है एनकेजमेंट ऑफ लीव। देखिए, हर कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान अवकाश नियोक्ता द्वारा दिए जाते हैं। कुछ अवकाश ऐसे होते हैं जो हर वर्ष अगर उनका उपभोग हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, अगर उपभोग नहीं कर पाता है तो लैप्स हो जाता है। लेकिन कुछ अवकाश ऐसे होते हैं जिनको आगे क्रेडिट मिल जाता है, उपार्जित अवकाश जो प्रिविलेज लीव है, और वो उनके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। तो कर्मचारी अपने लीव अकाउंट में जो जो अर्न लीव उसके क्रेडिट हुई है उसके बदले वो वेतन ले सकता है, और ये वेतन एनकेजमेंट ऑफ लीव कहलाता है। जब कोई कर्मचारी को एनकेजमेंट ऑफ लीव का गत वर्ष में अगर कोई अमाउंट मिलता है तो आयकर के क्या प्रावधान है, इसको किस ढंग से देखेंगे कि सबसे पहले देखिए, यदि यह अर्जित अवकाश का जो वेतन है अगर वो सेवाओं में रहते हुए लेता है कर्मचारी, अभी उसकी सेवा समाप्त नहीं हुई है, अगर वो सेवा के दौरान उसको मिलता है तो ये सभी कर्मचारियों के लिए पूर्ण रूप से कर योग्य है। चाहे कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके लिए कर योग्य है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड अगर एनकेजमेंट ऑफ लीव का अमाउंट मिलता है। अब आइए, अगर वो रिटायरमेंट होता है उसका, तो अगर उसकी सेवानिवृत्ति या उसको सेवा छोड़ता है तो उस समय जो उसको अवकाश वेतन का पैसा मिलता है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, तो एनकेजमेंट ऑफ लीव का जितना अमाउंट मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पूर्ण रूप से एग्जेम्प्टेड। तो वो करेंगे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसके लिए इनकम टैक्स में प्रावधान दिए गए हैं कि कितनी राशि कर मुक्त होगी उसका कैलकुलेशन करेंगे और उसके आधार पर कर मुक्त करेंगे। तो रिसीव्ड अमाउंट जितना होगा उसमें से कर मुक्त अगर अपन घटाएंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो ये कर मुक्त अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो कर्मचारी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दे देखिए एनकेजमेंट ऑफ लीव, इसके लिए अपन 4 अमाउंट निकालेंगे। पहला ए अमाउंट होगा एक्चुअल एंड लीव सैलरी अमाउंट, एक्चुअल लीव सैलरी अमाउंट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। तो गत वर्ष में एनकेजमेंट ऑफ लीव के बदले जो अमाउंट मिला है वो एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर ए अमाउंट होगा। बी अमाउंट होगा 10 months एवरेज सैलरी, 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 महीने की औसत वेतन। अभी अपन देखेंगे कि 10 महीने कैसे लेंगे और एवरेज सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी और मिनिमम सैलरी क्या होगा, ये अपन अभी स्पष्टीकरण में देखेंगे। तो बी अमाउंट आ गया 10 मंथ्स ऑफ एवरेज सैलरी। सी अमाउंट है ₹3 लाख, ये अधिकतम सीमा हो गई एक तरह से। और एक बी अमाउंट जो आपको ढंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा वो है एवरेज सैलरी अमाउंट ऑफ पीरियड, कौन सी अवधि का, ऑफ लीव अनअवेल्ड। अनअवेल्ड का मतलब लीव नॉट टेकन, यानी औसत वेतन लेंगे और जितनी अवधि उसके रिटायरमेंट के टाइम जो लीव अनअवेल्ड है उसको कैलकुलेट करेंगे, उस अवधि का वेतन लेंगे, उस अवधि का वेतन।
अब यहाँ पर ये जो लीव अनअवेल्ड है, इसको कैलकुलेट करते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब अपन लीव अलाउड लेंगे तो इस पॉइंट के लिए इनकम टैक्स के अनुसार अधिकतम एक वर्ष में 30 दिन का लेंगे, एक महीने। अगर नियोक्ता उससे ज़्यादा अलाउ कर रहा है, उसको ज़्यादा दे रहा है, लेकिन अपन ये जो अमाउंट है, ये लीव अनअवेल्ड का जो पीरियड है, वो अपन मैक्सिमम 30 डेज इन ए ईयर को रख के करेंगे। यानी एक साल में एक महीने की छुट्टियां अलाउ करते हुए अपन देखेंगे कितनी उसने नहीं दी। तो नियोक्ता द्वारा जो अलाउड है और इनकम टैक्स के अनुसार जो अलाउड है, वो उसका डिफरेंस हो सकता है। अगर मान लीजिए नियोक्ता 30 दिन से कम अवधि ही दे रहा है अवकाश, तो फिर जितनी नियोक्ता अवधि दे रहा है उतने इनकम टैक्स के अनुसार ले लेंगे। तो ये पॉइंट अपन ध्यान में रखकर लीव अनअवेल्ड का पीरियड कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ इन चारों पॉइंट में जो जो स्पष्टीकरण है वो देखिए। सबसे पहले इसमें देखिए कि यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। अगर अपन मीनिंग ऑफ सैलरी देखें, मीनिंग ऑफ सैलरी, तो सैलरी के मीनिंग में क्या आएगा? मीनिंग ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी लेंगे प्लस ये लेंगे सेवा शर्तों में हो, और प्लस कमीशन बेस्ड ऑन से। ये तीन चीजें अगर दे रखी है तो वो ऐड करेंगे तो मीनिंग ऑफ सैलरी आ जाएगा। पहला स्पष्टीकरण ये हो गया। दूसरा स्पष्टीकरण है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करें। जो एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेंगे पर मंथ, ये करेंगे अपन जो लास्ट 10 मंथ सैलरी है, लास्ट 10 मंथ्स सैलरी, उसको डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 10 मंथ सैलरी लेंगे, जिस महीने वो रिटायर हुआ उससे पहले पूर्व के 10 महीनों का वेतन लेंगे, तो ये एवरेज सैलरी आ जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि जब अपन सेवा सर्विस पीरियड कैलकुलेट करेंगे इन ईयर्स, तो अपन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो महीनों की सेवा है उसको छोड़ दें, तो यहाँ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेंगे। जैसे अगर किसी ने मान लीजिए 23 साल और 8 महीने सेवा की, तो अपन कंप्लीटेड ईयर 23 साल है, 8 महीनों को छोड़ देंगे, तो सर्विस पीरियड उसका 23 महीना होगा। तो अपन जो डी पॉइंट निकालेंगे, जिसमें लीव अनअवेल्ड निकालेंगे, वो 23 वर्षों के आधार पर निकालेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, यदि कोई कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ताओं से ये एनकैशमेंट ऑफ लीव मिल रहा है, तो अधिकतम सीमा जो 3 लाख है, उससे ज़्यादा कर मुक्ति नहीं मिलेगी। तो दोनों नियोक्ताओं के यहाँ से या जितने नियोक्ताओं से उससे एनकैशमेंट ऑफ लीव का अमाउंट मिल रहा है, उसकी कर मुक्त राशि निकालेंगे और अधिकतम 3 लाख कर मुक्त करेंगे। पहला। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए उसको पहले कभी लीव एनकैशमेंट का अमाउंट मिला और उसको एग्जम्प्ट हुआ है, तो उतना अमाउंट अपन 3 लाख में से कम कर देंगे और मैक्सिमम लिमिट 3 लाख से कम हो जाएगी, जितना अमाउंट पहले ऑलरेडी एग्जम्प्ट हो चुका है। तो ये पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। तो इस आधार पर अपन एनकैशमेंट ऑफ लीव कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें ये जो चौथा पॉइंट है, और अब ए, बी, सी और डी, इन 4 में से जो अमाउंट सबसे कम होगा वो एग्जैक्ट अमाउंट होगा, और बाकी जितना बचा हुआ अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसमें चौथा पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको लीव अनअवेल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के बेस पे कैसे कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी की डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है
डेट ऑफ रिटायरमेंट मान लीजिए 30 जून 2019 है, 2019 को रिटायर हो रहा है गत वर्ष में, ठीक है। अब मान लीजिए उसको जो लीव अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, उसने पूरे सर्विस में कितनी छुट्टियां ले ली, 15 महीने, ये दे रखा है मान लीजिए। तीसरी चीज ये दे रखी है कि उसको लीव अलाउड बाई एम्प्लॉयर से हर साल कितनी छुट्टियां उसको अलाउड है, वो मालिक दे दिया 1.5 मंथ एवरी ईयर दे। और जब वो रिटायर हुआ तो उसकी जो सर्विस पीरियड है वो अपने को दे रखा है, मान लीजिए 25 साल 25 years and 10 months। अब इस आधार पर अगर अपन देखें कि 30 जून को रिटायर हो रहा है और 25 साल 10 महीने इसने सर्विस की, तो अपन कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 25 साल में, तो अपन जो लीव अनअवेल्ड का हिसाब है वो 25 साल के लिए करेंगे। अब कैसे करेंगे कि पहले तो ये देखिए कि उसको लीव एनकेजमेंट जो नियोक्ता से मिल रहा है वो कितनी अवधि का मिल रहा है। तो अगर अपन ये देखें कि नियोक्ता ने उसको अलाउड कितना किया, अगर एम्प्लॉयर का हिसाब देखें अपन लीव का, तो देखिए लीव अलाउड कितनी की उसने, वो है 25 साल के लिए 1.5 महीना एवरी डे, तो 1.5 महीना एवरी का मतलब हो गया 37.5 मंथ। 37.5 मंथ उन्होंने अलाउड की, लेकिन उसने ली कितनी, जो एक्चुअल ले ली उसने, एक्चुअल लीव टेकन कितनी है, ये आपने को दे रखा है 15 महीने। जो 15 मंथ है वो है लीव अवेल्ड बाई 15 मंथ उसने लीव ले ली, तो इसका मतलब इसके अकाउंट में 22.5 महीने की जो सैलरी है वो उसको एनकेजमेंट मिल रहा है। लेकिन अपन जो चौथा पॉइंट कैलकुलेट करेंगे उसमें जो लीव अनअवेल्ड, ये एम्प्लॉयर के अनुसार लीव अनअवेल्ड, एज पर एम्प्लॉयर लीव नॉट टेकन, लेकिन एज पर इनकम टैक्स क्योंकि अपने को लीव अलाउड 1 साल में 1 महीने की है, तो इसका मतलब लीव अलाउड जो आएगी वो 25 साल के लिए 1 महीने के हिसाब से 25 महीने, और उसने कितनी ले ली एक्चुअल लीव टेकन, वो घटाएंगे एक्चुअल लीव टेकन, और उसने ले ली जो है 15 महीने की, तो इसका मतलब जो लीव अनअवेल्ड है, ये लीव अनअवेल्ड है, लीव नॉट टेकन। तो डी पॉइंट जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 10 महीने के अवधि का औसत वेतन लेंगे। जैसे बची हुई छुट्टियां वैसे 22.5 महीने हैं, लेकिन इनकम टैक्स के अनुसार अधिकतम 1 साल में 30 दिन की छुट्टियां अलाउ मानते हैं, तो उस आधार पर कैलकुलेट करें तो 10 महीने आते हैं, तो ये 10 महीने डी पॉइंट पे आएंगे। अब ए में एक्चुअल लीव की एनकेजमेंट का अमाउंट आ जाएगा, बी में 10 महीने की एवरेज सैलरी जब वो रिटायर होगा उससे पहले के 10 महीने, जैसे अभी यहाँ पर 30 जून को रिटायर हुआ है तो इससे पहले के 10 महीने जून से लेकर अपन ले लेंगे और उसका एवरेज सैलरी निकालेंगे। मीनिंग ऑफ सैलरी में बेसिक प्लस बीए प्लस कमीशन लेना है, बीए तभी लेना है जब सेवा सत्तर हो, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज सैलरी आ जाएगी और वो 10 महीने की कैलकुलेट 3 लाख मैक्सिमम लिमिट है, और डी पॉइंट में 10 महीने की एवरेज सैलरी लेंगे। अब इन 4 में से ए बी सी डी में से जो सबसे कम अमाउंट होगा, विच एवर इज लोअर, वो एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ एनकेजमेंट ऑफ लीव,
और बाकी जितना रिसीव हुआ है उसमें से एग्जाम घटाएंगे तो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय उसको अवकाश वेतन का पैसा मिलता है तो वो पूर्ण रूप से कर्म है, जो उत्तराधिकारी को मिलेगा वो पूर्ण रूप से एग्जेम्प्ट है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो और चाहे गैर सरकारी कर्मचारी। तो आज अपन ने ये जो प्रावधान देखे हैं वो अवकाश वेतन से संबंधित है और इसका एक एग्जाम्पल नंबर 3.10 देखेंगे आप। इसको आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3.10, इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क जो है ये एग्जाम्पल नंबर 3.10 होगा।